Hi friends, welcome on Europedia, and this particular video is for Odisha State Pollution Control Board Assistant Environment Engineers Exam और जिसका नोटिफिकेशन आया है रिटन एग्ज़ाम का। अभी डेट नहीं आया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, बट सिलेबस इज़ आउट एंड पैटर्न इज़ आउट and Europedia is providing you tailor-made module for this exam. Tailor-made means syllabus के accordingly और degree of difficulty के accordingly, because 30% is easy, 40% is moderate, 20% is difficult and 10% questions are going to be very difficult. तो आज के डॉक्यूमेंट में हम अकॉर्डिंगली ही किया हुआ है, आपको टॉपिक जो दिया जाएगा उसको उसी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में आपको रिवाइज करना है. सो Europedia will complete this entire module in 2 months along with a very good प्रैक्टिस बुक फॉर द क्वेश्चंस, जिसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे. पहले ही दिन से आपका टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसका डिटेल आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर. सो दिस अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के साथ है. इन केस यू आर प्लानिंग टू राइट दिस एग्जाम फ्रेंड्स, तो आप वो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री ग्रुप है वो, उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें हम ये कंटेंट शेयर भी करते हैं. दो इट्स अ पेड मॉड्यूल फॉर यू, अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट 20 से 30% कंटेंट इज टू बी शेयर्ड फ्री फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको इस मॉड्यूल को ज्वाइन करना है और कैसे आपको तैयारी करनी है. यू कैन कॉन्टैक्ट गुरविंदर सर ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर दिस मॉड्यूल. सो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा ने ये रिक्रूटमेंट निकाला है. और भी पोजीशंस थी, लेकिन असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर लेवल 10, असिस्टेंट एनवायरमेंट साइंटिस्ट लेवल 10, ये मेरा आज का जो वीडियो है ये असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर्स में पहला लेक्चर है ऑफ बेसिक्स ऑफ वन ऑफ द टॉपिक इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो एक टॉपिक है आपका 8 में से एक टॉपिक है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो पहले उसके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, और उस बेसिक्स थ्योरी को करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं. तो दिस इज ग्रुप बी पोस्ट फ्रेंड्स, और आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 21 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक. और आज 24 जनवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप 24 जनवरी को मैं इसको बना रहा हूं. तो अभी तक आपके पास टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए. नहीं भरा है तो आप इसको भर सकते हैं. और रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा. तो ये एलिजिबिलिटी है इन ब्रांचेस के. अगर आप हैं तो इस एग्जाम को लिख सकते हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं हर ब्रांच के कैंडिडेट हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, माइनिंग है, सारी ब्रांच के कैंडिडेट है. और सबसे अच्छी बात, एज इज 42 ईयर्स की एज तक आप इसको लिख सकते हैं. उड़िया आपकी कंपलसरी है. और ये आपके 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स होगा, 90 मिनट्स होंगे. तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन और 90 मिनट्स टोटल क्वेश्चन. डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मैंने आपको बताया इजी और मीडियम, 40% इजी और मीडियम कैटेगरी में है. तो अगर आप देख रहे हैं ये आपका 70% इजी टू मीडियम डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, और 30% डिफिकल्ट, हाई डिफिकल्ट है. तो ऐसे ही हमने सारे का सारा जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंगली करेंगे. और ये आपका जो रिटन टेस्ट है वो 90 मार्क्स का है, और इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का ही है. अब इंटरव्यू में एलिमिनेशन है कि नहीं, ये बाद में हमें देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन उसके अंदर है कि नहीं. और ये आपके 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें बोल सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफर मैकेनिकल से के बैकग्राउंड के लिए है. और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है. इन दो में से 30% वेटेज है, इसको ध्यान से करना, और बाकी 10% का वेटेज है. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको डेप्थ में इसको करना है. और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपका 10% है. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. इसमें ये आपके सारे के सारे टॉपिक. तो यूरोपीडिया ने ऑलरेडी उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया है. और आप जानते हैं कहीं पे भी अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम है तो यूरोपीडिया उसके लिए मॉड्यूल लॉन्च करता है, और ये उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए है. तो वेटेज और 8 टॉपिक्स, ये सारे के सारे उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का 90 मार्क्स का ये सारे का सारा एनालिसिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. अब आज मैं आपको जो करवाने वाला हूँ वो आपको जो टॉपिक नंबर आपका आई थिंक 7th नंबर टॉपिक है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें से 10 मार्क्स का आएगा. तो इसमें मैं आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो इसके जो क्वेश्चंस हैं इजी, मॉडरेट, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हाई, इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बुक के अंदर भी, जो हमारा बुक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक मिलेगा उसके अंदर भी रहेंगे, एंड हम यहाँ पे इसको डिस्कस भी करेंगे. तो मॉड्यूल के अंदर आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चंस की अलग से बुक दी जाएगी.
तो वो प्रैक्टिस आप बुक का कर भी लेना। तो बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लेक्चर नंबर 1, इसके 2 लेक्चर होने हैं। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है क्या? बेसिकली जब आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट लगाने से पहले कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, इसके लिए उसकी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाई जाती है। कौन करवाता है, कौन सी बॉडीज होती हैं, वो भी हम देखेंगे, और प्रोजेक्ट की कैटेगराइज क्या है वो भी हम देखेंगे। पहले इतना समझ लो कि जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे रोड बनना है, ब्रिज बनना है, बिल्डिंग बननी है, कोई भी प्रोजेक्ट जो करवाया जाता है, कौन करवाता है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, या दोनों? आंसर इज बोथ। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट जो प्लेयर हैं, जैसे अदानी हैं, अंबानीज हैं, या आपका कोई भी और जो प्लेयर है जिसको प्रमोटर बोलते हैं, प्रमोटर जिसने प्रोजेक्ट लगाना है, उसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट की करवानी पड़ती है। और वो कौन करवाता है? ये ऐसा नहीं प्रमोटर करवाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मींस, जैसे पता लग रहा है कि एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एनवायरमेंट इंपैक्ट, इससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाना कि एनवायरमेंट में आता क्या है। क्या वो एनवायरमेंट के अंदर इकोलॉजी आती है, सोशल एस्पेक्ट आता है, या ह्यूमन बीइंग आता है, या फ्लोरा एंड फौना आता है, या ये सब आता है? आंसर है एवरीथिंग। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है, जो आपके फ्लोरा एंड फौना, पेड़, जानवर, वो भी उसका पार्ट है, जो आपका नॉन लिविंग, जैसे एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वो भी उसके अंदर आती है। ह्यूमन के ऊपर जो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसकी सोशल लाइफ के ऊपर, वो भी उसके अंदर आता है। तो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट और फ्लोरा एंड फौना, वो सारा का सारा उसके अंदर आता है। तो एनवायरनमेंट एक ब्रॉड बेसिकली टॉपिक है जो मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। तो जो प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हो उससे एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपसे को पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने आपको बताई। तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी असेसमेंट पता लगाना कि उससे क्या इंपैक्ट होगा, और वो प्रोजेक्ट लगाने से पहले किया जाता है। तो क्या ये एनवायरनमेंट जो इंपैक्ट असेसमेंट है मैंडेटरी है? और एक लॉ हम पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसको समझ लो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1984 में क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। आप जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस लीक हुई, और भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, बहुत से लोग उसमें मरे, और यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, उसमें ऐसा हुआ। उस टाइम पे लोग मर गए और आपने प्रोटेक्शन नहीं रखा हुआ था, तो उससे फिर ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसके बाद से रिक्वायरमेंट फील हुई एक बहुत ही ब्रॉड लॉ की इंडिया के अंदर, और फिर ये लॉ आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर आपसे पूछे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किस इंसिडेंस के बाद ट्रिगर हुआ, किस इंसिडेंस के बाद ये बनाया गया, तो दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी कर दिया। तो किस लॉ ने इंडिया में एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी कर दिया? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, और कौन से मेन लॉज हैं जो आप पढ़ते हो? वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाया जाएगा, ये मैंडेटरी कहां पे आया? ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। अब उसके बाद नोटिफिकेशन का मतलब चेंजेस। तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 नोटिफिकेशन, मतलब जो इस लॉ के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस, कौन करता है वो चेंजेस? वो करती है मिनिस्ट्री। तो सेंटर में एक मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका नाम याद कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेंटर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनाई गई थी, और जिसका मेन काम होता है क्लियरेंस देना प्रोजेक्ट्स को। जो ग्रुप ए, जो बेसिकली प्रोजेक्ट ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट है, बी कैटेगरी के भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है, लेकिन ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड ये जो आपका फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो ये मिनिस्ट्री को जो दिया गया था सारा काम, ये किस में दिया? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और फिर इस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशंस निकाले। तो एक नोटिफिकेशन 1994 में निकला था, एक नोटिफिकेशन 2006 में निकला, और एक नोटिफिकेशन 2020 में निकला। तो आपको इन नोटिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए। अब क्या स्टैंडर्ड वर्क फ्लो है? एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 ने बताया कि क्या स्टेप्स हैं। तो 2006 ने बेसिकली 4 मेन स्टेप्स बताए थे।
पहला स्टेप स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा जो था वो पब्लिक हियरिंग था और चौथा अप्रेजल का था। ये 4 थे। तो याद कर लेना 4 ऐसे स्टेप्स बताए थे 2006 नोटिफिकेशन ने कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करने के 4 स्टेप्स हैं। कौन सा है? पहला है स्क्रीनिंग। अभी स्क्रीनिंग क्या होता है? ये देखना कि क्या इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना भी है कि नहीं करना है। हर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाया जाता। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, जिसके ऊपर एनवायरमेंट को बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका असेसमेंट नहीं करवाया जाता। अपनी छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं है, तो करवाना है कि नहीं करवाना है, स्क्रीनिंग लेवल पे देखा जाता है। कौन सी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, ए कैटेगरी या बी कैटेगरी, स्क्रीनिंग के अंदर देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है स्कोपिंग। इसका स्कोप क्या है? स्कोपिंग मतलब कितनी डेप्थ में करवाना है। अगर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है तो कितनी डेप्थ में करवाना है, क्या पता करना है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो TOR हम स्कोपिंग में देखते हैं। फिर तीसरा होता है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन में जो स्टेक होल्डर हैं, तो वो जो पब्लिक जिसको इफेक्ट होगा प्रोजेक्ट का, उनके साथ डिस्कशन करना, ओरली या उनसे रिटन फॉर्म में लिया, तो उसको पब्लिक कंसल्टेशन बोलते हैं। और अप्रेजल कमिटीज होती हैं जो अप्रेजल करती हैं, जो रिपोर्ट देखती हैं, रिपोर्ट बनाती हैं, रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होता है। फिर ये अप्रेजल जो आपका एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटीज होती हैं स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे, वो फिर आपका मिनिस्ट्री को बताती है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो 4 स्टेप्स हैं। उसके अलावा और भी स्टेप्स जैसे बेसलाइन डाटा कलेक्शन, इंपैक्ट प्रेडिक्शन, लेकिन इन 4 के अंदर ही वो आ जाता है। तो आपको ये 4 स्टेप पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लो, तो ये देख लेना, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन, प्रेडिक्शन, मिटिगेशन। मिटिगेशन एक टर्म है जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे करना, मिटिगेशन को कैसे मैनेज करना है। मिटिगेशन मींस कम करना। देखो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। एनवायरनमेंट पोल्यूट तो होगा, जब भी डेवलपमेंट होगी तो एनवायरनमेंट पोल्यूट तो होगा, लेकिन उसको मिटिगेट करना, उसके इंपैक्ट को, उसके डेंजरस इफेक्ट को कम करना, उसको मिटिगेशन बोलते हैं। और EMP एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग, उसमें मिटिगेशन के ऊपर एक टर्म याद कर लेना, मिटिगेशन पे फोकस करते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक हियरिंग का टर्म क्या है? पब्लिक कंसल्टेशन वो किया जाता है, फिर अप्रेजल किया जाता है, फिर एनवायरनमेंट क्लियरेंस लास्ट में दिया जाता है। अब प्रोजेक्ट ए का कौन क्लियरेंस देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट बी का कौन देता है? स्टेट लेवल की कमेटी देती है। और B2 में कोई एनवायरनमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के हैं। बी कैटेगरी फर्दर B1 और B2 है। ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। बी कैटेगरी को स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन B1 कैटेगरी को देती है, B2 को क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज व्हाट यू शुड नो, राइट। सो एनवायरनमेंट क्लियरेंस ऐसे मिलता है। और स्टेट एंड इन्वायरमेंट जो आपका अप्रेजल कमेटी है और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, वो टेक्निकल बेसिकली अप्रेजल करती हैं, जिसके बेस पे ये बॉडीज आपको वो देती हैं, क्लियरेंस देती हैं। तो SEIAA ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स को कौन देता है? SEIAA, स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ये इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देती है। लेकिन क्लियरेंस से पहले ये एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी इसको टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करती है, और स्टेट एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी SEAC इसको रिपोर्ट सबमिट करती है। ये अप्रेजल कमेटी जो होती है, ये टेक्निकल लोग होते हैं आप जैसे, जो प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं, टेक्निकलिटीज देखते हैं, फिर रिपोर्ट सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री फिर उस रिपोर्ट के बेस पे क्लियरेंस देती है नहीं देती है। तो सेंटर में होता है अप्रेजल कमेटी, एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी, और यहां पे होती है स्टेट एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी, सॉरी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। इसका फुल फॉर्म है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और इसका फुल फॉर्म है स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स का मीनिंग क्या है और प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? अप्रेजल कमेटी। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रेजल कमेटी बनाती है, और इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर फिर पब्लिक हियरिंग भी होती है, जिसकी चेयरिंग आपका कलेक्टर या DM करता है। अगर पब्लिक यहाँ कंसल्टेशन हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DC या DM जिसको बोलते हैं, वो चेयर करता है मीटिंग को। तो क्लियरेंस होगा कि नहीं स्टेट में ये डिसाइड करता है, और सेंट्रल मिनिस्ट्री डिसाइड करती है
एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें जीआईएस, मॉडल, मॉनिटरिंग, कई चीज़ें देखी जाती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस देखा जाता है। तो पहला स्टेप स्क्रीनिंग है और इसको आपका ईएसी बनाता है, पब्लिक हियरिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयर करता है। B2 प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इम्पैक्ट असेसमेंट की, ना पब्लिक हियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो B2 प्रोजेक्ट में पब्लिक हियरिंग या कंसल्टेशन भी नहीं होता। फाइनल एनवायरनमेंट क्लियरेंस कौन देता है? सेंटर में ये देता है और स्टेट में इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देती है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पता लगा फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ की स्टेप्स, स्क्रीनिंग में ये देखा जाता है कि क्या प्रोजेक्ट ए कैटेगरी में है, B1 में है, B2 में है। नंबर 2 ये देखा जाता है कि क्या एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। स्कोपिंग में ये देखा जाता है कि किस लेवल तक हमें जाना है, और जो एक्सपर्ट कमेटी है वो टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड करती है, जिसमें यह देखा जाता है कि हमें किस डेप्थ तक एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है, कौन से पैरामीटर्स पे हमें आगे जाना है। बेसलाइन डाटा क्या होता है कि प्रेजेंटली जब प्रोजेक्ट नहीं लगा तो हमारे पास एयर क्वालिटी कितनी है, वाटर क्वालिटी कितनी है। तो बेसिकली बेसलाइन मतलब रेफरेंस डाटा कि जब प्रोजेक्ट नहीं लगा था तो ये वैल्यूज कितनी थी और अब प्रोजेक्ट लगा तो उससे वैल्यूज कितनी चेंज आएंगी। बेसलाइन डाटा ये होता है जिसमें आप नॉइज, सॉइल, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक डाटा सारा देखते हो। हार्ड डाटा वो होता है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको मेजर कर सकते हो। सॉफ्ट डाटा वो होता है जो लोगों की परसेप्शन है, लोगों से पूछो कि आपको क्या लगता है, तो ये क्वांटिफाई नहीं होता। सॉफ्ट डाटा चेंज भी हो जाता है, वेरिएबल होता है। हार्ड डाटा चेंज नहीं होता, ये मेजरेबल होता है, क्वांटिफाइड होता है। जैसे पानी की क्वालिटी, नॉइज को डेसिबल में मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज को मेजर कर सकते हैं वो हार्ड डाटा है, जिसको नहीं कर सकते वो सॉफ्ट डाटा है। जो चेंज नहीं होता विद पैस ऑफ टाइम वो हार्ड डाटा है, जो चेंज हो जाता है वो सॉफ्ट डाटा है। एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है वो मिटिगेशन, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कि आप कैसे उसको मिटिगेट करोगे, रिड्यूस करोगे, तो पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करोगे, मॉनिटरिंग प्लान क्या है, कैसे आप रिस्क को मैनेज करोगे, ये उस प्लान में डिस्कस किया जाता है। पब्लिक कंसल्टेशन मैंने आपको बताया, पब्लिक के साथ डिस्कशन करना, और जब भी पब्लिक के यहाँ कंसल्टेशन होती है तो ओरली भी होती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको चेयर करते हैं, और ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो एक्सपर्ट जो होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट आप जैसे, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं और चेयर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। रिटन रिस्पॉन्स भी आते हैं। अप्रेजल फिर आपका जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है उसकी अप्रेजल एनवायरनमेंट अप्रेजल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी करती है, और कैटेगरी B1 जो है उसको करता है स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। फिर क्लियरेंस कौन देता है? तो क्लियरेंस आपका ए प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री देती है सेंटर में, और बी को स्टेट जो आपका एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है वो देती है, राइट। और जब क्लियरेंस मिल गई तो उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, और ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में लिखा होता है कि आप इसको मॉनिटरिंग करते रहोगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सारे का सारा होता है, और ये सारे जो डाटा है, चेकलिस्ट है, ये आपका जो टर्म ऑफ रेफरेंस में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इस तरीके से हम, जैसे लियोपोल्ड मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स हम लेते हैं, चेकलिस्ट लेते हैं, मैथमेटिक्स डाटा लेते हैं, जीआईएस डाटा लेते हैं, वो सारा हम उसमें लेते हैं। अब लीगल बेस और इवोल्यूशन एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का क्या है कि 1994 और 2006 के दो नोटिफिकेशन हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बने थे। सेक्शन 3 में मेंशन है कि आपने नोटिफिकेशन को बनाना है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना और एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है। तो मेन लॉ कौन बना है इंडिया में? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसने कौन सा मिनिस्ट्री को क्रिएट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसमें क्या बोल दिया गया था कि आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस और एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवानी है कुछ प्रोजेक्ट्स की। तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सेंटर में ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स और स्टेट के अंदर B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स, जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, B2 में नहीं है। कुछ माइलस्टोन के हैं, तो माइलस्टोन 1994 में पहला नोटिफिकेशन आया जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया एनवायरनमेंट क्लियरेंस कि आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। 94 की बात है। फिर 2006 में जो आपका था उसने इसको रिप्लेस कर दिया और मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। अगर आपसे को पूछे कि 94, 2006 और 2020 में मेजर चेंज किस में आया है, मेजर चीजें कहां ऐड की गई थी? 2006 में ऐड की गई थी। इसने प्रोजेक्ट को ए और बी कैटेगरी में डाला। इसने बोला भाई मैंडेटरी है। इसने क्या बोला? प्रोजेक्ट ए और बी कैटेगरी के, बी भी B1 B2 कैटेगरी हैं, और 4 स्टेजेस हैं एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की। ये 2006 ने बोला था। 2020 ने क्या बोला? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने बेसिकली एनवायरनमेंट क्लियरेंस को आसान कर दिया। ये बोला कि भाई पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी होगा, कि अगर सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया जिसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है और आपने स्टार्ट कर दिया और पेनल्टी है आपके ऊपर, तो पोस्ट फैक्टो मतलब पुरानी डेट से
एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। लॉन्गर वैलिडिटी, कुछ सेक्टर है जैसे माइनिंग है उसको 30 साल तक एनवायरमेंट क्लियरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप ऑनलाइन डिस्क्लोजर या सबमिशन कर सकते हो। तो बहुत सी चेंजेस 2020 में भी आई थी। प्रोजेक्ट की कैटेगरीज मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, दो तरह के होते हैं, सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पे। और जो स्टेट लेवल पे है उसमें फुल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है B1 में, और पब्लिक कंसल्टेशन करनी पड़ती है। इसमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करनी पड़ती और इसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अप्रेजल यहां पे भी होता है। अप्रेजल कौन करता है? अप्रेजल टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी करती है। तो ये टेबुलर फॉर्म में ए को एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी अप्रेजल करती है, इसमें स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी करती है। क्लियरेंस इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस कौन देता है? तो ये जो अप्रेजल कमेटी करती है इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाती है अप्रेजल कमेटी, उसके बेस पे फिर आपका एक एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट बनती है जो मिनिस्ट्री को दे दी जाती है, जिसको एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट या एनवायरमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, फिर ये अथॉरिटी एनवायरमेंट क्लियरेंस देती है। तो आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि क्लियरेंस देता कौन है सेंटर में और स्टेट में। अच्छा, जर्नल कंडीशंस किसको बोलते हैं? लोकेशन रूल्स हैं। मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो और वैसे तो वो B1 प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे लग रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे है, 10 किलोमीटर के अंदर है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर है, तो वो प्रोजेक्ट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो B1 नहीं होगा, वो A बन जाएगा। तो बेसिकली कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिसमें सेंटर इन्वॉल्व हो जाता है, जो 10 किलोमीटर हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के, या जो 10 किलोमीटर के अंदर है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर के, या आपके जो क्रिटिकल जोन्स हैं उनके पास, इको सेंसिटिव जोन है उसके पास। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो इन 3 कैटेगरीज में 10 किलोमीटर के अंदर है, तो वो प्रोजेक्ट अगर B1 कैटेगरी का भी है तो वो A कैटेगरी का बन जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। राइट। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है? बेसिकली एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन अमेंड करना, इशू करना इस मिनिस्ट्री का काम है। गैजेट नोटिफिकेशन करना, कैटेगरी ए और कुछ क्रिटिकल जो आपके जोन में प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस देना। वायलेशन केसेस को सेंट्रल लेवल पे कौन हैंडल करता है? देखना कहीं आप वायलेशन डी पोस्ट फैक्टो जो वायलेशन केस है कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट लगा दिया और वो वायलेट कर रहा है, तो उन केसेस को भी कौन सुनता है? मिनिस्ट्री सुनती है। एनजीटी नहीं सुनता, एनजीटी का अलग केस है, उसमें कंप्लेंट अपील करते हो आप, लेकिन वायलेशन केसेस ये सुनता है। ये आपका एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये इसी के अंडर बनती है। ये ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट को बेसिकली अप्रेजल करते हैं और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाते हैं और अपनी रिकमेंडेशन एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को दी जाती है, लेकिन वो उन क्लियरेंस उन पे काम करे या ना करे, रिकमेंडेशन देना इसका काम है। स्टेट में अप्रेजल कमेटी ये होती है जो B1 कैटेगरी के लिए देती है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को। और ये जो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सेंटर और स्टेट मिलके कंस्टिट्यूट करते हैं इसको। पब्लिक कंसल्टेशन, आपको पता है पब्लिक हियरिंग होती है प्रोजेक्ट साइट के पास, उसमें लोग सारे इन्वॉल्व होते हैं। B2 प्रोजेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। कौन कंडक्ट करता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूनियन टेरिटरी में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बेसिकली पब्लिक कंसल्टेशन को कंडक्ट तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी करते हैं, लेकिन चेयर DM करता है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कौन होता है? जिसका प्रोजेक्ट है, जिसने प्रोजेक्ट लगाया, अदानी अंबानी, वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केस सुनती है, अपील अगेंस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, कि अगर आपको लगता नहीं गलत हो गया तो आप, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के जज इसके चेयरमैन होते हैं नॉर्मली। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूनियन टेरिटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल यहां पे नहीं आ रहा है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पब्लिक हियरिंग करवाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका पब्लिक कंसल्टेशन होता है उसको कंडक्ट कौन करवाता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में बेसलाइन डाटा क्या है, स्कोपिंग क्या है, मॉडल क्या है, हम किस लेवल तक करवाएंगे, वो सारा टर्म्स यहाँ पे मेंशन होती हैं।
और ये बेसिकली इन्वायरमेंट जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है सेंटर में और स्टेट में, वो बेसिकली रिलीज करती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, प्रोपोनेंट को देती है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोला जाता है इनको, प्रोजेक्ट जो कर रहा है, जो प्रोजेक्ट का ओनर है, उसको बोला जाता है कि हमें ये डिटेल प्रोवाइड करो। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। कौन बनाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सेंटर में प्रोजेक्ट ए के लिए, और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी प्रोजेक्ट B1 के लिए। एनवायरमेंट क्लियरेंस वैलिडिटी और पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग। तो 2006 में यह बोला गया कि अगर आप माइनिंग का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 30 साल तक आपको उसकी वैलिडिटी रहेगी, दोबारा क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, और प्रोपोनेंट जिसका प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इसको करेगा। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर में, स्टेट में, और सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट में, और सेंटर में ये मिनिस्ट्री देखेगी। दो 2020 में क्या चेंज आए कि एनवायरमेंट क्लियरेंस ज्यादा टाइम के लिए बढ़ा दो। तो क्या चेंज आया उसमें? एग्जम्पशंस बढ़ा दी गई, पब्लिक हियरिंग अब आपको ओरली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मेल डाल सकते हो। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दिया गया कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया लेकिन बैक डेट से आपको क्लियरेंस मिल गया। वायलेशन एंड अमेंडमेंट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती है और उनको फॉलो करती है, और वायलेशन के केसेस वही देखती है। एनजीटी जो है ऑर्डर दे सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही करती है। अब फ्रेंड्स, हमने जो क्वेश्चन किए ना वो आपको यहां पे पता लग जाएगा कि किस कैटेगरी में हैं। जैसे इजी लेवल के हैं, डिफिकल्ट लेवल के हैं, कैसे हैं। जैसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इजी लेवल के क्वेश्चन करोगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे होते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन है, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 40% आएंगे आपको, तो आपको यहां पता लग जाएगा अच्छा ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो करने हैं, तो देखो 20% डिफिकल्ट और 10% वेरी डिफिकल्ट। तो ये आपके तीसरी कैटेगरी हमने 30% की ये बना दी है। तो क्वेश्चन जो आपको मेंटर देंगे वो उसी कैटेगरी में देंगे। और फिर इसको करने के साथ साथ जैसे टिपिकली जो आपका वीडियो हुआ करेगा, जैसे आपका जो मॉड्यूल है ये आपका डेमो की तरह से आप इसको ले सकते हैं। टिपिकली मॉड्यूल जो आपका होगा वो ऐसे ही चलेगा, हाफ एन आवर के आसपास आपको लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर आप उस लेक्चर के बाद आप ये डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को। फिर इस डॉक्यूमेंट के एंड में आपके क्वेश्चंस होंगे जिनको 3 कैटेगरीज में डाला होगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैटेगरी में। इजी 30%, मॉडरेट 40%, और डिफिकल्ट जो होगा या वेरी डिफिकल्ट जो होगा वो आपका होगा 10%। इस कैटेगरी में हम आपको देंगे, और ऐसे ही लेक्चर आपके और भी बनेंगे, और जो बुक होगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो ये 2 मंथ के लिए हम सारा करेंगे, बाकी मेंटर्स भी इसमें पढ़ाएंगे आपको, और सारा मॉड्यूल को टाइम पे हम कवर करेंगे। थैंक यू।